नाज़रीन, मज़ीद 60 अफराद को सानह 9 मई में मिलिट्री कोर्ट्स ने आज सज़ा सुना दी है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। साद, आज 60 लोगों को सज़ाएं हुई हैं, इससे पहले भी 25 लोगों को सज़ा हो चुकी है। अब अगला प्रोसेस इसका क्या होगा? ये लोग अब सिविल कस्टडी में आ जाएंगे और फिर इनके हवाले से अपील दायर की जा सकेगी? जी बहुत शुक्रिया उस्मा। बिल्कुल यही प्रोसेस है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं जी कि जब तक इनका ट्रायल चल रहा था, जब तक ये जेरे ट्रायल थे, तो उस वक्त तक तो जो इंस्टीट्यूशन ट्रायल चला रहा था, अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट हो तो पुलिस के पास या दीगर FIA और दीगर लोगों के पास लोग हिरासत में होते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री ट्रायल था तो इसमें लोग मुतल्लिका कस्टडी के अंदर थे। अब जबकि लोगों को सजाएं हो गई हैं, तो जिन जिन को भी सजा हुई है उनको अपनी अपनी सजा के मुताबिक कुछ का जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है सजा की, शायद उन्हें रिहा कर दिया जाए और बाकी लोगों को जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद उनके पास एक अपील का प्रोसेस है। थोड़ी सी डिस्टिंक्शन ये है, थोड़ा सा फर्क रेगुलर अपील में और इन अपीलों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, जो रेगुलर क्रिमिनल केसेस की अपील होती है उसका हमारे कानून का एक फ्रेज है कि अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल, यानी कि अपील उसी ट्रायल की अगली किस्त है। अपील के अंदर तमाम एविडेंस वापस देखी जा सकती है, तमाम एविडेंस पढ़ी जा सकती है, जिरा वापस पूरी तफसीली तौर पे अपीलों के अंदर जो रेगुलर अपीलें होती हैं उनमें पढ़ी जाती है, एविडेंस को देखा जाता है, जज साहब एविडेंस के मुताबिक अपना नया फैसला कर सकते हैं। ठीक है। मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि जो मेरिट्स हैं केस के वो कम देखे जाएंगे। अच्छा। उनके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल हुआ ही इसलिए कि उनके मेरिट्स ओपन कोर्ट के अंदर नहीं आर्ग्यू किया जा सकते, इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ दीगर चीजें हैं, इसी बेसिस के ऊपर तो मिलिट्री ट्रायल हुआ। तो अपील के अंदर ज्यादा जो चीज चेक होगी वो ये है कि क्या इन तमाम लोगों को जिनको अब सजा हो चुकी है, क्या इनका राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया गया था, क्या इनके पास वकील मुयस्सर था, क्या इनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि आपके खिलाफ जो एविडेंस है वो उनको दिखाई जाए और कहा जाए कि इसके खिलाफ आप अगर कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, क्या गवाह पेश करने का मौका दिया गया। ये जो ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके ऊपर ज्यादा अपील का स्ट्रेस होगा। जो मेरिट्स हैं वो मिलिट्री ट्रायल के मेरिट्स यूजुअली अपील के अंदर वापस डिस्कस नहीं होते। तो ये बताइएगा साथ के बाज मामलात में अपील जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, क्योंकि आर्मी एक्ट तो कहता है कि अपील जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास। तो क्या यहाँ से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पे फैसला करेंगे और फिर ये आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, या यहीं से भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? क्योंकि एक मुकदमा तो खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, रिव्यू है अगरचे वो मामला। हबीब साहब, इसके अंदर हमें थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा। जो वैसे तो इसके खिलाफ एक अपील मिलिट्री के अंदर होती है, जिसके बाद जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेचुरली उसके ऊपर उस अपील के ऊपर किसी को कहते हैं कि सुने, और उसके खिलाफ एक मर्सी की पिटिशन भी यानी कि माफी की पिटिशन भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास हो सकती है। ये तमाम वो चीजें हैं हबीब साहब जिनके अंदर मेरिट्स ऑफ द केस को देखा जा सकता है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास वापस मेरिट्स को कि जी मैं वहां मौजूद नहीं था या मैंने ये काम नहीं किया, कोई भी शख्स वापस आर्ग्यू कर सकता है। जब ये मिलिट्री का अपना इंटरनल प्रोसेस पूरा हो जाए, या कोई शख्स कहे कि मैंने मिलिट्री का इंटरनल प्रोसेस के ऊपर अपील नहीं करनी, मैं मेरिट्स पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे जो कानूनी हकूक थे, जो आईने पाकिस्तान के नीचे मुझे आर्टिकल 10A के नीचे दिए जाने थे, या जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के नीचे किसी भी शख्स के हुकूक होते हैं, अगर कोई शख्स उनके ऊपर अपील फाइल करना चाहे, उनकी बेसिस पे अपील फाइल करना चाहे, तो वो अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास नहीं होती, वो वाली अपील हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। मैं हबीब साहब इसकी आपको थोड़ी सी आपकी इजाजत से एग्जांपल दूं कि APS पेशावर के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपील्स फाइल की थी, उन लोगों को जिनको हमने आइन के अंदर तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी थी। वो अपीलें जब उन लोगों ने अपनी अपीलें मेरिट्स के ऊपर वापस आर्ग्यू नहीं की, या बहुत कम लोगों ने की, और बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर अपील फाइल की, पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि हमें जो हमारे ड्यू प्रोसेस के राइट्स हैं
हमें वकील तक प्रॉपर्ली रसाई नहीं दी गई, हमें बहस करने का मौका नहीं दिया गया, हमारे एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमें गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया। ये तमाम ग्राउंड्स लेके बंदा चीफ आर्मी स्टाफ के पास ये अपीलें फाइल नहीं होंगी। इन ग्राउंड्स के ऊपर अपीलें हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में होंगी। और ये भी वाजे करता चलूं हबीब साहब कि आपको याद होगा कि उनमें से बहुत सारे तकरीबन 100 के करीब मुल्जिमान को उस वक्त के चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ साहब ने रिहा कर दिया था। और उनमें से चंद जिनको कन्विक्शन हुई थी उनके बिहाफ पे मरहूम आसमा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को रिहा कर दिया था। जी, अच्छा, ये प्रेसिडेंस मौजूद है। अच्छा, ये बताइए, आपने आलमी सतह की बात भी की कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है या इंटरनेशनल जो दीगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने साइन कर रखे हैं और इनकी तौसीक भी कर रखी है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह के कन्वेंशंस और मुआहिदे, क्या सुप्रीम कोर्ट भी उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी जो आइंदा जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने? जी बिल्कुल, ना सिर्फ कि वो उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट, शैला ज़ियाद केस 1994 सुप्रीम कोर्ट का शैला ज़ियाद केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि उस पे लाजिम है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हाई कोर्ट के ऊपर भी लाजिम है कि वो इंटरनेशनल राइट्स जिनको पाकिस्तान जिनकी सिग्नेटरी है, वो कन्वेंशंस, वो इंटरनेशनल मुआहदे जिनको पाकिस्तान ने बतौर रियासत साइन किया हुआ है कि उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है शैला ज़िया की जजमेंट के अंदर कि वैसे तो हुकूमत को चाहिए कि वो डोमेस्टिक कवानीन के अंदर इस तरह की कानून साजी करे कि हमारे जो डोमेस्टिक कवानीन है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हों, लेकिन अगर किसी वजह से सुकम भी रह जाए तो शैला ज़िया के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट पे लाजिम है कि वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को प्रॉपरली अप्लाई करे तमाम लोगों के ऊपर जिनका इस तरह का ट्रायल किया गया है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट बल्कि शुरू ही दो बातों से करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दो बातें सिर्फ टेस्ट होंगी। एक ये कि क्या आर्टिकल 10A का ड्यू प्रोसेस पाकिस्तान के आइन के नीचे पूरा किया गया, और दूसरा ये कि हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हम उनको कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये जो आलमी सतह पर एतराज़ात आ रहे हैं कि मुल्ज़िमों को जो उसका ट्रांसक्रिप्शन है वो यानी वो फराहम नहीं किया गया या वो आम नहीं किया गया, आम लोगों को मुकदमा सुनने की इजाज़त, मुकदमे की समाअत के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त नहीं दी गई, तो दी जाती आम तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में। तो क्या ये जो मामलात इंटरनेशनली उठ रहे हैं ये हमारी अदालतों में भी उठाए जाएंगे? बिल्कुल हबीब साहब, जिस तरफ आपने इशारा किया इस कानून को कहते हैं ICCPR। ये पाकिस्तान की वो कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स एक कन्वेंशन है जिसको कि पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक ने साइन किया हुआ है। इसके अंदर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गारंटी दी हुई है कि हम अपने तमाम लोगों को जो सिविलियंस हैं उनको जो भी ट्रायल करें, मिलिट्री करें या नॉन मिलिट्री करें, हम उस ट्रायल को ओपन करेंगे, उस ट्रायल के अंदर ड्यू प्रोसेस रखेंगे, और जो जज की तैनाती होगी यानी जो भी उसका फैसला कर रहा होगा वो कोई हुकूमत के ताबे अफसर नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट फोरम होगा। अभी रिसेंटली भी हबीब साहब आपने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से GSP+ के पर्सपेक्टिव से जो प्रेस रिलीज भी जारी हुई उसके अंदर भी इन दो बातों की निशानदही की गई। उन्होंने कहा कि हमें इसमें मसला ये लगता है कि ये ICCPR के आर्टिकल 14 की वायलेशन है, और दो वजूहात उन्होंने खास तौर पे पेश की। एक ये कि जो जज इसका फैसला कर रहा था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो एक फौजी अफसर था, और फौज ऑलरेडी कह चुकी थी कि इसके अंदर हमने ICCPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सुन ही ली हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि पब्लिक की और मीडिया की रसाई नहीं थी इस ट्रायल के अंदर। ये दोनों बातें जो EU ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर की हैं, ये ग्राउंड्स फॉर्म करेंगी इन तमाम लोगों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीलों। अच्छा, ये भी बता दें साथ कि अब ऑनवर्ड्स अपील से लेकर आगे तक ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? देखिए, क्योंकि अपीलें मेरिट्स के ऊपर तो आर्ग्यू होनी नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये अपीलें ड्यू प्रोसेस पे और आईनी और इंटरनेशनल हुकूक के बेसिस के ऊपर आर्ग्यू होनी है। तो जब कानूनी पॉइंट्स आर्ग्यू होने हों और फैक्ट्स ज्यादा ना आर्ग्यू होने हों, को पेचीदा हकायक के अंदर अदालत ना जाए, सिर्फ कानून का उसमें मुआवजा करना हो, तो यूजुअली ये अपीलें बड़ी जल्दी डिसाइड हो जाती हैं, जिस वजह से
2014 16 दिसंबर 2014 को एपीएस पेशावर का दिलखरोश सानिया पेश आया। हमने उसके बाद 2015 के शुरू में आईनी अमेंडमेंट की और 2015 के एंड तक उनमें से कुछ अपीलें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी।